हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आपके सामने लेकर आए हैं। तो न्यूज़ क्या है? इंडिया यूके साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएम मोदी सेज हिस्टोरिक माइलस्टोन। पीएम मोदी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक जो है मील का पत्थर है, मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। भारत यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित रखने के लिए गैर टैरिफ बाधाओं का उचित ढंग से समाधान किया जाए तथा इससे उसके निर्यात पर अनुचित प्रतिबंध ना लगे, मतलब उसके निर्यात को रोका ना जा सके। गैर टैरिफ जो बाधाएं हैं उनको सॉल्व किया जाए। अब देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। भारत और ब्रिटेन ने मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ दोहरे योगदान सम्मेलन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि जो होगी डबल कंट्रीब्यूशन जो होता है उस पर भी इन्होंने साइन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक समझौते दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। तो ये भारत और ब्रिटेन के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? मुक्त व्यापार समझौता दो से अधिक देशों के बीच एक जो पॉलिसी व्यवस्था है जिसके तहत वे अपने बीच किए गए व्यापार को अधिकतम वस्तुओं पर मतलब सीमा शुल्क खत्म करने या कम करने के लिए सहमत होते हैं। मतलब जो भी उन पर टैक्स लगता है उनको कम किया जाता है या फिर ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा भागीदारी देशों से आयात के महत्वपूर्ण मूल्यों पर गैर व्यापार बाधाओं को कम करने, सेवा निर्यात, द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने पर भी सहमत होते हैं। इन समझौतों के अंतर्गत 10 से 30 विषय शामिल होते हैं। विश्व भर में वर्तमान में 350 अधिक FTA लागू हो चुके हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 10 से 30 विषय इसमें शामिल होते हैं इस ट्रेड के अंतर्गत, और 350 से अधिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किए जा चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। और अधिकांश देशों ने एक या अधिक ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब मोस्टली देशों ने एक ऐसा समझौता किया ही हुआ है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। FTA दो या उससे ज़्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत बीच ट्रेड यानी व्यापार किए जाने वाले ज़्यादातर 90 से 95% सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को समाप्त किया जा सकता है। जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अनुसार इसका उद्देश्य है पार्टनर देशों के बीच इंपोर्ट के बड़े हिस्से पर लगे नॉन ट्रेड बैरियर्स को कम करना है। मतलब जिनके बीच जो ट्रेड नहीं होता है इस वजह से उनको कम करना है। साथ ही सर्विस एक्सपोर्ट्स और बाइलेटरल इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लाभ क्या हैं? साझेदार देश के बाज़ारों में शून्य शुल्क प्रवेश से निर्यात बाज़ारों के विविधीकरण और विस्तार में मदद मिलती है। अब उन प्रतिस्पर्धियों कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनके साथ समान अवसर उपलब्ध कराना जिन्होंने पहले ही साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में प्रवेश कर लिया। FTA साझेदार देश के बाजार में गैर FTA सदस्य देश के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिमान्य व्यवहार को सक्षम बनाता है। ऐसे समझौते घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जो खादी उद्योग होते हैं उनके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। वे मूल्यवर्धित विनिर्माण के लिए कच्चा माल, मध्यवर्ती उत्पाद और पूंजीगत वस्तुओं तक पहुंच की अनुमति देते हैं। दीर्घकालिक दक्षता और उपभोक्ता कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना, ये भी इसका एक लाभ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोज और कॉन्स क्या हैं? प्रोज है कि इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इससे इंक्रीज हो सकती है, और इसके जो कॉन्स हैं मतलब कि जो इसके हानियाँ हैं वो इंक्रीज्ड जॉब आउटसोर्सिंग, मतलब जॉब इससे कम, इंक्रीज्ड जॉब आउटसोर्सिंग मतलब जॉब जो है वो बाहर की जॉब्स ज़्यादा हो सकती है इसमें। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी इसमें, और कॉन्स क्या है इसमें? पुअर वर्किंग कंडीशंस हो सकती है इसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो नेचुरल रिसोर्सों को
कम यूज़ किया जाएगा। दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट में सामान सस्ते, कौन कौन से सामान सस्ते हो सकते हैं? जब इंडिया और यूके के द्वारा इसको अभी साइन किया गया है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम कम हो सकते हैं? सबसे पहले कारें, जो ब्रिटेन की लग्जरी कारें जैसे कि जैगवर और रोवर अब कम दाम में भी मिल सकती हैं। स्कॉच विस्की और वाइन का जो है उसके जो टैरिफ कम होगा उन पर लगा हुआ, तो ये पहले से सस्ती मिलेंगी। फैशन और कपड़े, अगर ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े हैं जो फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते हो सकते हैं। फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल सामान, इससे इसका रेट कम हो सकता है। ब्रिटेन से आने वाला फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल मशीनरी अब कम कीमत पर मिल सकती है। ज्वेलरी और रत्न भी, इनके जो दाम है वो भी गिर सकते हैं। भारत के रत्न और आभूषण ब्रिटेन में सस्ते बिकेंगे, मतलब भारत के जो रत्न और आभूषण है, भारत का जो गहने हैं वो ब्रिटेन में सस्ते बिकेंगे, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। भारत की बात नहीं है, ये ब्रिटेन की बात की जा रही है कि वहाँ पर ज्वेलरी के रेट कम होंगे तो जो ब्रिटेन के लोग हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं, जो भारतीय लोग हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शराब, चॉकलेट्स, बिस्कुट फ्री ट्रेड की वजह से ये चीज़ें भी सस्ती होंगी। भारत के रोजगार सेक्टर से जुड़ी वस्तुओं के निर्यात पर अब ब्रिटेन में कमोवेश कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय वस्तुएं अन्य देशों की तुलना में वहां काफ़ी सस्ती हो सकती हैं। वित्त वर्ष 2024 में ब्रिटेन और भारत के बीच 21.34 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार किया गया था। अगले 5 वर्ष में इस व्यापार को दुगना करने का एक टारगेट रखा गया है। ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। तो कुछ टारगेट रखे गए हैं 5 सालों में इसको दुगना करने का, और 2030 तक 100 अरब डॉलर का एक टारगेट रखा है। घरेलू शराब कंपनियों को कुछ नुकसान भी होगा। तो क्या होगा? इस समझौते के कारण यूके से आने वाली विस्की भारत में कम दाम पर मिलेगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्की बाजार है। हालांकि इस डील के बाद उन घरेलू शराब कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा जो प्रीमियम अल्कोहल मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह ये पेश होंगी। स्कॉच विस्की एसोसिएशन के CEO मार्क केंट ने कहा इस डील को ट्रांसफॉर्मेशनल बताया है और कहा कि यूके भारत की ट्रेड एग्रीमेंट एक पीढ़ी में एक बार होने वाला सौदा है, मतलब एक पीढ़ी में एक बार होगा, और दुनिया के सबसे बड़े विस्की बाजार में स्कॉच विस्की एक्सपोर्ट के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मतलब जो अभी तक जो एक्सपोर्ट किया गया है तो उसके लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला मतलब लिया गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके दाम कम हुए हों। भारत को फ्री ट्रेड डील से क्या क्या फ़ायदा होगा अगर भारत से करती है? तो इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और जॉब भी क्रिएट होंगे। जो इंडियन जो एक्सपोर्ट होगा वो ज़्यादा होगा और इससे जॉब भी क्रिएट होंगी। वित्त वर्ष 2024 में 12.9 बिलियन डॉलर यानी कि 1.12 लाख डॉलर रुपए की वैल्यू जा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भारत ने यूके को किया था। इस डील से भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। डेवलप्ड मार्केट तक भी पहुंच बढ़ेगी, तो भारत के लिए बहुत सारे फायदे होंगे इसके। कुशल पेशेवरों के लिए एक अच्छा मौका होगा। प्रधानमंत्री जो स्टारमर हैं उन्होंने व्यापार बाधाओं को कम करने, वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है, जो यूके की परिवर्तन योजना का एक हिस्सा, ताकि एक मजबूत, अधिक सुरक्षित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भारत जैसी बड़ी और खुली बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के यूके के प्रयासों का एक केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि FTA दोनों देशों में कारोबार के लिए नए रास्ते खोलेगा। साथ ही भारत और यूके के जो कुशल पेशेवर हैं उनके लिए बहुत अच्छी मतलब अधिक पहुंच की सुविधा मिलेगी। इससे पहले भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने FTA चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यूके के अधिकारियों से मुलाकात की थी, और जिसमें सीमा शुल्क कम करने के लिए मतलब जो टैरिफ है उसको कम करने, व्यापार नियमों को आसान बनाने के लिए और द्विपक्षीय निवेश को मतलब दोनों साइड जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होती है उसको बढ़ावा देने पर ध्यान दिया है। तो पहले भी ऐसा कहा मतलब बात हो चुकी है कि ऐसा एक ट्रेड किया जाएगा। अब व्यापार के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, ये भी एक फ़ायदा होगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के नए युग की शुरुआत करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि हम व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग में हैं, मतलब एक नया युग है जो चल रहा है। इसका मतलब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। तो ये उनका कहना है।
ये समझौता 3 अलग अलग मुद्दों पर हुआ है। पहला है कि FTA, दूसरा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि, मतलब कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है उसको लेकर BIT, पहला FTA, दूसरा BIT और तीसरा सामाजिक सुरक्षा समझौता जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते से भारत अपने बाज़ारों को खोलेगा, जिसमें ऑटोमोबाइल भी शामिल है। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर बातचीत जानकारी 2022 में शुरू हुई थी। यूरोपीय संघ से निकलने के बाद ब्रिटेन की स्वतंत्र व्यापार नीति की उम्मीदों का एक प्रतीक बन गया। मतलब यूरोपीय संघ से ये ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एग्रीमेंट को क्या कहा है कि ऐतिहासिक है। यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, मोदी जी ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अपने दोस्त प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात करके उन्हें बहुत खुशी हुई है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को भी सक्सेसफुली पूरा किया है। यह ऐतिहासिक एग्रीमेंट हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करेंगी। इसके अलावा दोनों इकोनॉमीज में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जल्द ही प्रधानमंत्री स्टारमर का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। तो ये मोदी का बयान है, उन्होंने कहा है, उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। भारत और UK में FTA को लेकर कब से बात चल रही थी, हालांकि ये बात आज से नहीं हुई है, पहले से चल रही थी। 2022 से ये बातचीत शुरू हुई थी, जो कि अब 3.5 साल बाद जाके पूरी हुई है। 24 फरवरी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और UK के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रोनाल्ड्स ने दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित FTA के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया था फरवरी में 2025 के बाद। 2014 से भारत ने मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने और कौन कौन से 2014 में हस्ताक्षर कर चुके हैं? मॉरिशस के साथ, UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA, इनके साथ FTA साइन ऑलरेडी कर चुका है। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ इस तरह के समझौते पर इक्वेटली बातचीत कर रहा है। मतलब अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA शुरू करने की बातचीत चल रही है। भारत UK के बीच FTA का उद्देश्य क्या होगा? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना, मार्केट में एंट्री को आसान बनाना, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। यह एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनमें जो बहुत सारे मौके उपलब्ध कराएगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है? DCC, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। दोनों देशों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी साइन किए, मतलब सहमति जताई है। जब कोई व्यक्ति या कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है, तो आमतौर पर उसे दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी के लिए योगदान देना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर भी वो सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पेंशन, PF आदि के लिए योगदान कर सकता है। इससे उसकी सैलरी पर 2 बार कटौती होती है। मतलब उसका जो कटौती होती है 2 बार की जाती है, पर अपने देश में और उसे उस देश में जहाँ पर वह काम कर रहा है। तो 2 तरह से उसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के बीच होता है, मतलब दोनों देशों के बीच होगा। इससे विदेश में काम करने वाले लोगों और कंपनियों को एक ही समय में 2 देशों में सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसके लिए किया गया है। इससे कर्मचारी, कंपनियों दोनों को फ़ायदा होगा, उनकी सैलरी से डबल कटौती नहीं होती है। तो इसमें जो सिक्योरिटी होगी वो पेंशन की सिक्योरिटी की, हम जब काम में से रिटायर होंगे तो उसके बाद पेंशन मिलेगी, या फिर PF वगैरह जो होते हैं, तो उसके लिए ये कंट्रीब्यूशन, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को किया गया है। ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? इसमें जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? व्यापार समझौता 2 या अधिक देशों के बीच एक संधि या समझौता होता है जो कि व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। और इससे क्या होता है? आर्थिक सहयोग मजबूत होता है। अगर भारत का मान लीजिए बाकी देशों के साथ अच्छा व्यापार चलेगा, जिसमें क्या होगा कि टैरिफ कम लगे, उनको टैक्स कम भरा जाए, मतलब जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, तो इससे क्या होगा? भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। तो इसी वजह से जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इसी वजह से किया जाता है कि जो आर्थिक सहयोग है देशों का आपस में बढ़ सके। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना, जो भी बाधा आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आयात निर्यात पर यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर शुल्क कम करना या हटाना, अन्य प्रतिबंध जैसे कि कोटा को कम करना।
बाजार तक पहुंच बढ़ाना, इसकी देश के बीच वस्तु, सेवा और निवेश के लिए बाजार को और खुला करना। मतलब अब भारत में जो चीज़ बन रही है, ठीक है, मान लीजिए जो चीज़ यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रही है, अब जब तक वो बाकी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा तो भारत से बाहर कैसे जाएगी। मतलब खुले बाजार में मौका मिलेगा उसको अपनी चीज़ बेचने का। नियमों का मानकीकरण करना, व्यापार नियम जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार और श्रम और पर्यावरण नियमों को समन्वित करना। आर्थिक सहयोग मिलता है, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले CEPA, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जो सिर्फ 2 देशों के बीच होता है, जो भारत और जापान के बीच किया गया है। मतलब ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। बहुपक्षीय व्यापार समझौता जो कई देशों के बाद होता है, साथ होता है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 से ज़्यादा देशों के बीच किया जाता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौता एक क्षेत्र के देशों के बीच, जिसमें आसियान, RCEP ऐसे जो होते हैं, ये एक बनी होते हैं संगठन, तो इसके दौरान ये समझौता किया जाता है, जो एक क्षेत्र के देश होते हैं उन्हीं के साथ। मुक्त व्यापार समझौता, देशों के बीच टैरिफ और प्रतिबंध को हटाने पर ध्यान दिया जाता है। सीमा शुल्क संघ, देशों के बीच मुक्त व्यापार और बाहरी देशों के लिए साझा टैरिफ। मतलब जो देशों के बीच होगा व्यापार, मान लीजिए एक ये देशों के बीच है, वो मुक्त होगा, और जो बाहरी देशों के लिए, मतलब किसी और देश के लिए, मतलब जो देश के अंदर अंदर होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो देश के बाहर बाहर होगा उस पर टैक्स लगेगा, तो उस पर साझा टैरिफ लगेगा। WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के अधिमान्य आर्थिक संबंधों को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम RTA, क्षेत्रीय व्यापार समझौता, इसका उपयोग करते हैं। 166 सदस्यों वाला जिनेवा स्थित एक संगठन निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों के लिए वैश्विक निगरानी संस्था है। भारत 1995 में इसका सदस्य बना था। यदि 2 या अधिक देश किसी निर्दिष्ट संख्या में वस्तुओं पर शुल्क कम करने, समाप्त करने पर सहमत होते हैं तो इसे अधिमान्य व्यापार समझौता PTA कहा जाता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, जैसे कि भारत और थाईलैंड के बीच है। कुछ समझौतों को CECA, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, जो कि भारत सिंगापुर के बीच, या CEPA, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जो भारत कोरिया के बीच। BTIA, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। TEPA, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी सभी ट्रेड के टाइप्स हैं, डिफरेंट। जो CECA, ये भारत सिंगापुर के बीच है। CEPA, भारत कोरिया के बीच है। BTIA, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। व्यापार और आर्थिक भागीदारी का, यानी कि TEPA, ये भी समझौता होता है। तो इन व्यापक या नए युग के समझौते में वस्तु, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी खरीद, व्यापार सुविधा, व्यापार उपाय और सीमा शुल्क सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। इसमें इसको लेकर ट्रेड किया जाता है। वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश, बौद्धिक संपदा, इन सभी से रिलेटेड ट्रेड होता है। इन समझौते से दोनों देशों को क्या फ़ायदा होता है, मतलब किसी भी देश के साथ अगर ट्रेड किया जाता है तो क्या फ़ायदा हो सकता है उसे। पार्टनर देशों के बाज़ारों में जीरो ड्यूटी एंट्री में, जीरो ड्यूटी जो टैक्स होता है एंट्री से, एक्सपोर्ट मार्केट्स के डाइवर्सिफिकेशन और विस्तार में मदद मिलती है। मतलब कि एक्सपोर्ट मार्केट है जो, उसको बहुत बड़ा, जो खुले बाज़ार में वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे एक बड़ी मार्केट मिलती है। अपने कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड पार्टनर्स को बराबर का मौका दिया जाता है। जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको मौका मिलता है बराबर का। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए अगर भारत में कुछ बन रहा है और उधर कुछ पाकिस्तान में बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भारत का जो सामान होगा वही सिर्फ बाज़ार में बिकेगा, पाकिस्तान को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन बाकायदा इस देश ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए होने चाहिए, तभी किया जाएगा। भारत ने किन देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं अभी तक हम देखते हैं। भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE जो दुबई है, मॉरिशस, आसियान और एफ्टा ब्लॉक्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। आसियान के साथ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ डील हासिल करने के बाद भारत ने अपना FTA फोकस ईस्ट
से वेस्टर्न पार्टनर्स की ओर शिफ्ट कर दिया। भारत का पहला जो ईस्टर्न की तरफ फोकस था, लेकिन अब वेस्टर्न की तरफ हो चुका है, जो कि आसियान में जापान और कोरिया भी शामिल है। भारत अब एक्सपोर्ट्स का विस्तार करने और वेस्ट की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ एफटीओ को प्राथमिकता दे रहा है। जो भारत है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वेस्ट की जो बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमीज़ हैं उनको मजबूत करने के लिए फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी ट्रेड शुरू किया और यूएस के साथ भी एफटीए को बड़ा प्रेफरेंस दी है। आसियान देश कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो ये सारे आसियान देश हैं जिनके साथ भारत साइन कर चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम भारत का ये मैप है, इसके साथ और भी एशियन देश जिसमें भूटान है और इसमें क्या है, म्यांमार है, भूटान, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है, इसमें श्रीलंका और भूटान है। तो इन देशों के साथ भी जो ट्रेड है एफटीए साइन कर चुका है भारत। भारत के एफटीए और ये वही देश हैं, इसमें 10 देश शामिल है जिसमें श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस जैसे 10 समूह आसियान, और आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, और 4 यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए। ईएफटीए अलग है, ईएफटीए इसमें देश हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो ये चारों देशों के साथ भी साइन कर चुका है। इसके अलावा भारत में अपने कई व्यापारिक समझौते के साथ व्यापार समझौते के बीच बातचीत कर रहा है। अमेरिका, ओमान, यूरोपीय संघ, पेरू और इजराइल के साथ बातचीत चल रही है। मतलब भारत और भी देशों के साथ व्यापार करना चाह रहा है, जिसमें अमेरिका आएगा, ओमान आएगा, यूरोपीय संघ होगा, पेरू होगा और इजराइल, इनके साथ बातचीत चल रही है व्यापार करने के लिए। इसी प्रकार के समझौते के लिए कनाडा के साथ कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो आपने सुना होगा, जो निज्जर वाला जो केस था, उसको लेकर जो कनाडा के साथ अभी संबंध थोड़े से बिगड़ने शुरू हो गए हैं राजनीतिक मुद्दों के कारण। अभी इसको रोक दिया गया जो भी बातचीत चल रही थी। विद होम इंडिया नेगोशिएटिंग FTAs, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किनके साथ हैं, EAUG में ये देश हैं, यूके है, इधर कनाडा है, पेरू है, और यूरोपियन यूनियन में इतने सारे देश आते हैं, इधर न्यूजीलैंड है और इजराइल है। मतलब भारत इन सभी देशों के साथ साइन कर चुका है। FTA में शून्य शुल्क का अर्थ क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में अगर शून्य शुल्क की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या, यदि किसी उत्पाद के लिए FTA के तहत शून्य शुल्क अधिसूचित किया जाता है, इसका मतलब यह है कि वह बिना किसी शुल्क का भुगतान किए भारत में प्रवेश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ शून्य शुल्क का अर्थ है कि शून्य मूल सीमा शुल्क। हालांकि अन्य लागू शुल्क जो ज़्यादातर घरेलू करों की प्रकृति होते हैं, उनको भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें IGST, एकीकृत माल और सेवा कर, विशेष कल्याण उपकर शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक FTA में उन वस्तुओं की सूची होती है जिन पर कोई शुल्क कम नहीं किया जाता है। ऐसी सूचियों को बहिष्करण, नकारात्मक और संवेदनशील सूची के रूप में देखा जाता है। यह सूची प्रत्येक समझौते के लिए अलग अलग होती है। भारत के कई FTA की सूचियों में चुनिंदा जैसे सब्जियां, फल, मसाले, डेयरी, ऑटो शामिल है। इस पर कोई भी शुल्क कम नहीं किया जाएगा। मुक्त व्यापार समझौते में उनके कार्यान्वयन के बाद हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए समय समय पर समीक्षा का प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारत और कोरिया के बीच समीक्षा वार्ता चल रही है। अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें, शून्य शुल्क का असल में मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शून्य शुल्क का मतलब है कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत शामिल देशों के बीच आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जो कि आयात निर्यात होता है उस पर, या इसे शून्य कर दिया जाता है। यह FTA के एक प्रमुख पहलू है जिसका उद्देश्य व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है। मतलब कि अगर इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर कोई फॉरेन कंट्री भारत में आती है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये इस पर लागू नहीं होगा। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये सिर्फ इसी चीज़ पर लागू होता है। ये लागू होता कैसे है? एक चरणबद्ध तरीके से होता है। मतलब कि अलग अलग जो चरण होते हैं उसमें होता है, जैसे कि पड़ाव होते हैं वक्रे वक्रे, उसमें
कई बार शून्य शुल्क तुरंत लागू नहीं होता, मतलब एकदम से नहीं लागू हो जाता कि एकदम से अब कह दो कि नहीं इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। एफटीए में एक समय सीमा होती है, जैसे कि 5 से 10 साल तय की जाती है, जिसमें टैरिफ धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाता है। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलता है। पहले इसको मान लीजिए पहले 10% था, इसको 8% किया जाएगा, अगले साल फिर इसको 7 किया जाएगा, फिर इसको 5%, फिर इसको 3% और धीरे धीरे इसको लास्ट में आके ख़त्म कर दिया जाएगा। विशिष्ट वस्तुओं पर लगता है, ये सभी वस्तुओं पर शून्य शुल्क नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अब कोई भी भारत की वस्तु उस पर शून्य मतलब शुल्क जो है कोई भी नहीं लगेगी, या कोई भी यूके की वस्तु है तो उस पर नहीं लगेगा। ये कुछ खास वस्तुएं होती हैं। एफटीए में सकारात्मक सूची यानी कि पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट होती है। सकारात्मक सूची में केवल सूचीबद्ध वस्तुओं पर ही शून्य शुल्क लगता है, जिसमें जो वस्तुओं की लिस्ट तैयार की जाती है सिर्फ उन पर ही शून्य शुल्क किया जाएगा। नकारात्मक नेगेटिव में कुछ संवेदनशील वस्तुएं होती हैं, जिसमें कृषि उत्पाद, डेयरी, इन पर टैरिफ वैसे ही बना रहता है। उत्पत्ति नियम क्या होते हैं? रूल्स ऑफ ओरिजिन। शून्य शुल्क का लाभ केवल उन वस्तुओं को मिलता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल देशों में बनी हो। मतलब जो एफटीए में देश शामिल होंगे सिर्फ उन पर ही लगेगा, ताकि तीसरे देश की वस्तुओं का दुरुपयोग ना हो इसमें। भारत के संदर्भ में अगर हम उदाहरण देखें इसके, तो भारत यूएई सीपा 2022 इस एफटीए के तहत भारत और यूएई ने कई वस्तुएं जिसमें रत्न, आभूषण, कपड़ा, इन पर शून्य शुल्क लगाया है। भारत ने यूएई को निर्यात होने वाले आभूषणों पर टैरिफ नहीं लगता है, जिससे निर्यात बढ़ा है। मतलब जो भी निर्यात एक्सपोर्ट होता है उन पर टैरिफ हटा दी गया है, जो कि यूएई में जो आभूषण जाते हैं उस पर, इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट वो बढ़ चुका है। भारत जापान, इस पे CEPA लगा हुआ है। जापान ने आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स पर शून्य या कम टैरिफ कर दिया है। भारत आसियान एफटीए में कुछ कृषि उत्पाद, औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य शुल्क लागू है, लेकिन संवेदनशील जिसमें दूध, चावल, जो भी डेयरी सिस्टम होता है उसको बाहर रखा गया, उस पर शुल्क लगता है। ब्रिटेन को इसका लाभ कैसे होगा? दूसरी तरफ ब्रिटेन के लिए भी ये एक समझौता बहुत फायदेमंद साबित होगा। स्कॉच, विस्की और लग्जरी कारों पर भारत द्वारा आयात शुल्क कम करने की इनकी भारतीय बाजार में पहुंच ज़्यादा बढ़ेगी और आसान होगी। साथ ही ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी उत्पादों में के भारत में नई जगह मिलती है। सेवा क्षेत्र जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस भी ब्रिटेन को लाभ मिल सकता है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की एक उम्मीद है। तो ये कीर स्टीमर द्वारा, वहाँ के जो पीएम है उनके द्वारा ये किया गया है। उन्होंने ये ट्वीट किया, इसमें लिखा है कि भारत के साथ ब्रिटेन को भी फ़ायदा होगा। BIT पर बातचीत चल रही है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दोनों देशों ने एफटीए के साथ दोहरे अंशदान समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। इससे ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीयों पेशेवर द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष में दोहरे अंशदान से बचने में मदद मिलेगी। मतलब दो जगह उनको जो भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अस्थायी रूप से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को दोहरे अंशदान समझौते के तहत 3 साल की अवधि के लिए ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट मिलने से भारतीय सेवा प्रदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर बातचीत चल रही है। पहले तीनों समझौतों को एक साथ पूरे करने की योजना थी। पहले तो ये था कि इनको एक साथ पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी इस पर जो भी ये बातचीत चल रही है, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन के साथ FTA एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक समझौता है, जो कि व्यापार, उदारीकरण, शुल्क रियायतों के साथ गहन आर्थिक एकीकरण को भी हासिल करता है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को लगभग 99% प्रोडक्ट कैटेगरी पर टैरिफ हटने का फायदा होगा, जो कि लगभग 100% व्यापार शुल्क को मूल्य को कवर करता है। सेवाओं के मोर्चों पर भी भारत को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्त पेशेवर और शैक्षणिक सेवा जैसे क्षेत्रों में लाभ हुआ है। BIT है क्या? बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है? एक द्विपक्षीय निवेश संधि है, मतलब दोनों देशों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और एक समझौता है जो कि दोनों देशों के निवेशकों को एक दूसरे के देश में निवेश करने के लिए सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगी, निष्पक्षता होगी और कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा। मतलब दोनों देशों की कंपनीज एक दूसरे के देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। पहले क्या होता था कि कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी कि हो सकता है कोई, मान लीजिए कोई यूके की कंपनी भारत में आती, मान लीजिए कोई लग्जरी कार की कंपनी आती है भारत में,
तो उस पर क्या होगा कि भारत में ऐसा ना हो कि जो भारत की कंपनियां वो उनको नष्ट करने के लिए कुछ भी कदम उठाई जाएं। तो इसी को सिक्योर करने के लिए ये ट्रीटी की जाती है। तो दोनों देशों के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों देशों में बिना किसी डर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे उन्हें निष्पक्षता, ऐसा नहीं है कि अगर जो भारत की कंपनी है उसको ज़्यादा टेंडर्स मिलेंगे या उसको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब निष्पक्षता के साथ होना चाहिए ये फैसला। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, कि जो विदेश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको बढ़ावा देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। बीआईटी की विशेषताएं क्या है? निवेशकों की सुरक्षा करना। सबसे पहला, निवेशकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि जो भारत का है सिर्फ उसके साथ ही ज़्यादा जो ज़्यादा होते हैं टेंडर्स वही किए जाएंगे, उसको दिए जाएंगे। सभी को समान रूप से यह काम दिया जाएगा। राष्ट्रीयकरण से सुरक्षा मिलती है। मेजबान देश, मतलब अगर कोई हमारा जो अतिथि देश आता है, मेहमान देश, बिना उचित मुआवजे के निवेश को जब्त या राष्ट्रीयकृत नहीं कर सकता है। हानि की स्थिति में मुआवजा, युद्ध, दंगे या अन्य आपदाओं में निवेश को नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा। निवेश का एक दायरा होता है, इसमें प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो निवेश, बौद्धिक संपदा, अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हो सकती है। प्रत्येक बीआईटी में निवेश की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मेजबान देश को निवेश से संबंधित कानून और नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखनी होती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। भी जो मेहमान देश है, ऐसा नहीं कि वो भारत में आकर कुछ भी करी जाए या यहाँ पर लोगों को रिश्वत देकर पूरे बॉन्ड खरीदे या टेंडर्स खरीदे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। निवेशों को मुनाफा होगा, इससे पूंजी और ब्याज को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। अगर निवेशकों और मेजबान देशों के बीच विवाद होता है तो बीआईटी में इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट तंत्र होता है। विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जैसे कि ICSID और अनसिट्रल के जरिए सुलझाया जा सकता है। भारत और बीआईटी क्या है? भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत ने 1990 के दशक से कई देश, लगभग 80+ देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2015 में भारत ने अपनी बीआईटी नीति को संशोधित किया, मतलब इसने अमेंडमेंट कर ली इस नीति में। 2016 मॉडल बीआईटी का क्या कहता है कि भारत ने एक नया मॉडल बीआईटी अपनाया जो कि निवेशकों की सुरक्षा और सरकार के नियामक अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। इसके तहत इसमें क्या होगा कि ISDS के तहत मध्यस्थता से पहले स्थानीय अदालतों में मामला ले जाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सीधा ही इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ। पहले वहाँ जिस क्षेत्र में जो कंपनी, जिस क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें पहले कोई भी अगर केस सामने आता है तो उसमें आपको लेके जाना है। इसके तहत कुछ क्षेत्रों जैसे कि कराधान, सब्सिडी को विवाद समाधान से बाहर रखा गया, मतलब ये विवाद का मामला नहीं होगा। वर्तमान स्थिति क्या है? भारत ने पुराने बीआईटी को समाप्त कर दिया है, जैसे कि नए UAE, UK, ब्राज़ील के साथ नए बीआईटी पर बातचीत शुरू की है। भारत अब निवेशकों के लिए सुरक्षा, अपनी नीतिगत स्वायत्तता दोनों को प्राथमिकता देता है। उदाहरण, भारत UAE बीआईटी 2024 में चर्चा में आया था। भारत जापान CEPA, जिसमें निवेश प्रावधान शामिल है। Bilateral engagement, a list of major countries with which India has signed bilateral इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट्स। तो कुछ ये कंट्रीज़ हैं और कब इनको साइन हुए हैं जो, और कब ये लागू किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम UK की। यहाँ पर 1994 में लागू, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुए थे, और जब लागू किया था 1995 में, मतलब करीब 1 से 2 साल के बाद ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, साइन पहले हो जाती है। रशिया के साथ 1994 में, मलेशिया के साथ 95, डेनमार्क 95, इटली 95 में, इजराइल के साथ 96 में, साउथ कोरिया में 96 में, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों में ही 97 में हुआ है, मॉरिशस में 98 में, और हाल ही में जो अभी मतलब रिसेंटली हुआ है जो कि 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 2006 में हुआ है चाइना के साथ, और नीदरलैंड्स के साथ 1995 में हुआ है। तो ये बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है ये साइन किए गए हैं। शून्य शुल्क और बीआईटी का अगर हम संबंध देखें तो कैसा है? बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी निवेश पर केंद्रित होती है, मतलब ये पूरी इन्वेस्टमेंट पर ही इसका फोकस होता है, जबकि FTA व्यापार पर होता है। मतलब इसका जो बीआईटी होता है इसका मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। FTA का होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाए, जो वस्तुओं और सेवाओं की बात करता है। शून्य शुल्क का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से FTA से जुड़ा है, लेकिन बीआईटी से नहीं जुड़ा है। हाँ, एक बात यह है कि बीआईटी को जो मतलब ट्रेड के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ा देखा जा सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स की बात अलग हो चुकी है।
और अगर हम शून्य शुल्क की बात करें तो ये बिल्कुल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आता है, जो कि ट्रेड की बात करता है। हालांकि कुछ व्यापक जैसे कि FTA, जिसमें CEPA में निवेश प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं, जो कि BIT की तरह काम करते हैं। जैसे कि भारत UAE CEPA में व्यापार के साथ निवेश संरक्षण के भी नियम है। मतलब भारत और UAE के साथ CEPA के तहत एक समझौता किया गया है, एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके साथ वो ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए कैसा रहा है भारत ब्रिटेन के बीच जो पिछले कुछ समय में जो बिजनेस है वो कैसा है। यह सौदा अब कानूनी औपचारिकता की प्रक्रिया से गुजरेगा, जब ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, फिर इसे लागू किया जाएगा। इसे लागू होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। इस समझौते के लिए दोनों देश 2022 से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों ने कुल 14 दौर की वार्ता की, मतलब कुछ 14 मीटिंग्स हुई हैं टोटल। FTA के तहत 2 देश अधिकतम प्रोडक्ट्स के व्यापार पर कस्टम ड्यूटी को या तो खत्म कर देते हैं या फिर काफ़ी कम कर देते हैं फ्री ट्रेड के तहत। इसके अलावा सेवाओं और द्विपक्षीय निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के मानदंडों को भी आसान बनाया जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच अगर द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो 21.34 अरब डॉलर रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच। 24-25 की बात करें तो 10 महीनों में वस्तुओं का व्यापार 21.33 अरब डॉलर रहा है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी स्थिति है इकोनॉमी की, बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि 10 महीने में 21.33% हो गया, जहाँ पर 12 महीनों में 21.34% हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के लिए, क्योंकि उनका व्यापार अच्छा चल रहा है। अब देखिए फिक्की ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। जो फिक्की है, फिक्की की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक संगठन है। फिक्की के अध्यक्ष जो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं, उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए साझा समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा समझौता FMCG स्वास्थ्य सेवा, नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को ऊर्जा देगा और बढ़ावा देगा। भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की उन्होंने प्रशंसा की है। अग्रवाल ने और क्या कहा कि भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, ये साझा समृद्धि का एक पुल है। मतलब इससे दोनों देशों के फायदा होगा और दोनों देशों की जो समृद्धि होगी। यह FMCG स्वास्थ्य सेवा, नवाचार संचालित यह उद्यमों जैसे क्षेत्रों में एक नई गति लाता है। प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक और रणनीतिक नेतृत्व द्वारा निर्देशित यह मील का पत्थर वैश्विक आर्थिक शक्ति और प्रगति में एक भरोसेमंद के रूप में भी भारत के बढ़ते कदम को दर्शाता है। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है। ये भारत का प्रमुख गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है, जो कि भारत उद्योगों और व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापार संगठनों में से एक है। 1927 में इसको संगठित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसके? उद्योग और सरकार के बीच मध्यस्थता बनाकर रखना। मतलब कोई अगर व्यापार हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है और सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट है, उनके बीच जो भी है मीडिएटर का काम करता है। सरकार की नीतियों और उद्योगों की ज़रूरतों के बीच संवाद स्थापित करना। जो सरकार की नीतियाँ और उद्योगों की ज़रूरत है उनके बीच जो भी बैलेंस बनाकर रखना। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। नीति निर्माण में योगदान। सरकार को आर्थिक नीतियां, कर सुधार और व्यापार नियमों पर सुझाव देता है। उद्यमिता और नवाचार, स्टार्टअप्स जैसे कि MSMEs होते हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, और नई तकनीकों को समर्थन देना। क्षमता निर्माण, इसका प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से उद्योगों की क्षमता बढ़ाना। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। फिक्की और व्यापार समझौते जो BIT के साथ क्या क्या हो चुके हैं, मतलब फिक्की द्विपक्षीय निवेश संधियों, BIT और व्यापार समझौतों पर उद्योगों की ओर से सरकार को सलाह देता है। यह सुनिश्चित करता है कि समझौतों में भारतीय उद्योगों के हित जैसे कि निर्यात, निवेश, सुरक्षा और बाजार पहुंच को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उदाहरण अगर हम लें तो फिक्की ने यूरोपियन यूनियन EU, FTA, RCEP और इंडिया UAE CEPA जैसे समझौतों पर उद्योगों की राय सरकार तक पहुँचाई है। मतलब जो ये उद्योग हैं तो इनके जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं,
इनके द्वारा जो भी मांग थी या जो भी राय दी गई थी वो सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फिक्की। फिक्की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और B2B बैठकों के जरिए BIT और व्यापार समझौतों के तहत निवेश के अवसर को बढ़ावा देता है। इसकी उपलब्धियां क्या हैं फिक्की की? भारत की आर्थिक नीतियां जैसे कि उदारीकरण, FDI नियम को आकार देने में इसका योगदान है बहुत बड़ा। वैश्विक मंच जिसमें G20 ब्रिक्स पर भारतीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। स्टार्टअप्स इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी अभियानों में इसने सहयोग दिया है। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य, टीकाकरण, आर्थिक रिकवरी में भी योगदान दिया है। तो ये सभी इसके अचीवमेंट्स है फिक्की के। फिक्की फ्रेम्स क्या है? मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। फिक्की 10 के तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को समर्थन देता है। इंडिया @100 भारत को 2017 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इसकी एक रणनीति और इसमें योगदान दे रहा है भारत को। अब देखिए इसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में टेंशन के बीच ब्रिटेन के साथ भारत की महाडील। अब इसका क्या असर होगा ये तो आगे देखेंगे हम और क्या अपडेट आती है। लेकिन अभी जो फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच साइन हुआ है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि पहलगाम अटैक को लेकर, तो उसी बीच ये एक डील की जा रही है। तो इसका असर अब क्या पड़ेगा? तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ। अगर आपको इस पूरे टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमारा नीचे दिया हुआ जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।